नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आज आप सबको सरप्राइज भी मिल चुका होगा, है ना, कि सर आप जीजीडी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाओगे क्या। तो आप में से बहुत साथी वहाँ पर लगातार क्लास देख रहे थे व्याकरण की, और इसके साथ ही साहित्य की क्लासेस अपने यहाँ चल रही है। देखिए, निशुल्क इतने दिन गौरव सर ने जो है सस्पेंस बना रखा था कि व्याकरण कौन पढ़ाएगा। तो अपने तो जहां निशुल्क शिक्षा होगी वहां पहली पंक्ति में अपना नाम होगा, यूं मान के चलिए। अभी भी बहुत फोन आते हैं कि सर आप ऐप पर नहीं पढ़ाओगे क्या। देखो, ऐप पर पढ़ाने की जरूरत कहाँ है, समझ रहे हो मेरी बात। आपको ऐप पर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर वैसा नहीं बल्कि बहुत बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके पास, मैं ये रोज कहता हूं कि कोई भी नोट्स पढ़े हो किसी भी टीचर, आप कंपैरिजन करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि ऑब्वियसली आपको उन नोट्स में एक्सवाइजेड कोई भी नोट्स हो तो उनमें थोड़ा विस्तृत ज्यादा नजर आएगा, लेकिन मेरे नोट्स में संक्षिप्त होगा, लेकिन वो सारा कहीं ना कहीं सार रूप में है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात है, लास्ट समय में आप खुद सोच के देखेंगे, आप लास्ट समय में जैसे खुद एक चीज सोचेंगे आप, जैसे आप देखोगे कि एक तो आपके पास टोटल 70 पेज के नोट्स हैं और एक आपके पास 300 पेज के नोट्स हैं। जब पेपर से 2 दिन या 5 दिन पहले की बात होती है ना, तब क्या होता है, हम अपने हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, ऐसे घबराहट होती है। और जिनकी तैयारी जबरदस्त होती है ना, उनके ज्यादा दिक्कत होती है। मैं बताता हूं, तैयारी नहीं है वो तो क्या यार दे रहा पेपर, ठीक है हुई तो ठीक है, नहीं तो कौन ठीक। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि एक भी प्रश्न गलत नहीं हो जाए। वो चाहते हैं कि एक बार मैं इनको रिवीजन और कर लूं। तो आप 70 पेज है ना, वो तो आप चाहो तो 2 दिन में रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपने 5-6 बार पहले पढ़ रखे हैं, समझ रहे हो बात। तो इसलिए आपके लिए ये बेस्ट है। और 300 पेज, हाँ, आपको इन 300 पेज में कुछ बेस्ट नई चीज मिली, आपको लग रहा है कि यार ये सर वाले मुझे काफी याद हो चुके हैं, तो चलो इसमें से मुझे 10 चीज नहीं मिली, आप उनको इन्हीं में ऐड करो, इन्हीं नोट्स में ऐड करो, इनको अलग एक साथ ज्यादा मैटर मत रखो, धीरे धीरे संक्षिप्त कर लो, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। इसलिए आप क्लासेस को है नियमित पढ़ते रहें और आपको आनंद तो आने वाला है, ये तो मैं पक्का जानता हूं, ठीक है। इसके अलावा आप व्याकरण वहां पढ़ सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट कर दी, प्रश्नोत्तरी बहुत जल्द मैंने कहा यहां स्टार्ट करेंगे अपने, और साहित्य क्लासेस चल रही है, बढ़िया तरीके से आनंद लीजिए। चलिए आगे, हम आज क्लास नंबर 30 है अपनी, हिंदी साहित्य द्वितीय पेपर। वैसे ही हिंदी साहित्य बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नहीं क्या लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए, हाँ, अच्छा 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 अच्छा। देखिए, जैसे वहां कुछ साथी ये बोल रहे थे कि सर हमें, जब गौरव सर ने कहा कि जो न्यू बैच है वो गुरुवार से स्टार्ट होगा, तो हम समझ गए थे कि आप ही आओगे वहां पर पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप ही हर काम जो है वो गुरुवार को स्टार्ट करते हो। बिल्कुल सही है, मैं अपनी क्लासेस वगैरह सब कुछ, मेरी अपनी स्टडी है, सब कुछ मैंने जिंदगी में गुरुवार को ही किया है, और मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैं यूं मान सकता हूं। कंपटीशन में ठीक है, हमने भी काफी कंपटीशन दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी में कमी रह गई, वो एक अलग मैटर होता है, बाकी असफल नहीं हुआ जिस काम को ठान लिया वो। तो इसी तरह से आज गुरुवार के दिन ही हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज जो है वो भी हम लॉन्च कर दी है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी है गुरुवार के दिन। और ये टेस्ट सीरीज स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, पटवारी, एलडीसी, स्पेशली राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान जो पुलिस एसआई की भर्ती जो आने वाली है उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि राजस्थान पुलिस की ग्रामर जिसने कर ली वो सब कुछ कर लेगा, तो राजस्थान पुलिस एसआई की ग्रामर जो है उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज तैयार आदि हो चुकी है, आदि हो रही है। ग्राम सेवक या कोई भी भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण की एक ऐसी टेस्ट सीरीज तैयार की है जो सदा बाहर रहेगी। क्या रहेगी? सदा बाहर। तो हिंदी पॉइंट पर, लेकिन आप सब जो साहित्य के प्रेमी हैं, जो हिंदी साहित्य में सेकंड ग्रेड, नेट, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा, आप लोग ये मत लेना, आप लोग ये टेस्ट सीरीज मत लेना, केवल जिसको व्याकरण चाहिए सिर्फ वही लेना। क्यों नहीं लेना, मैं इसका कारण बताता हूं, इसका कारण बताता हूं, आपको कारण बताना बहुत जरूरी है। मैं पहले बता दूं कि इसमें भी जो टेस्ट होंगे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जैसे संज्ञा का एक टेस्ट हो गया, सर्वनाम का एक टेस्ट हो गया, इस तरह से आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। और संयुक्त जो हैं वो टेस्ट भी आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक साथ होंगे, है ना।
तो आप लोग जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ये मत लेना। क्यों नहीं लेना, उसका कारण ये यहां जानिए आप लोग। देखिए अपने ऐप पर 3 प्रकार 4 प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक है केवल सेकंड ग्रेड वालों के लिए, ये सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको हिंदी व्याकरण के नोट्स भी मिलेंगे और वो पेपर्स जो उसमें हैं वो पेपर्स भी आपको सारे मैं यहां उपलब्ध करवाऊंगा। तो फालतू वो भी लोगे ये भी लोगे, डबल पैसे नहीं करा। इस बार मेरा प्रयास है कि आप कम से कम पैसे खर्च करो और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करो, ये प्रयास है। इसीलिए मैंने ऐप पर कोई कोर्स नहीं दिया। जैसे इसमें काव्य शास्त्र भी आएगा, इसमें स्नातक स्तर भी आएगा, शिक्षण विधियों के टेस्ट भी होंगे। तो 30 टेस्ट का तो मैंने कमिटमेंट कर रखा है, लेकिन टेस्ट आपको 30 से ज्यादा मिलेंगे। सेम यही यहां पर है, पूरे कोर्स के नोट्स की आपको पीडीएफ मिल रही है वहां पर, और नई आगे जो सिलेबस चेंज होगा या जो भी नई चीजें तैयार कर रहा हूं मैं, वो भी पीडीएफ में तैयार करके आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, ठीक है। इसमें हिंदी साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण, स्नातक स्तर, मनोविज्ञान, ये सब कुछ मिलेगा, है ना। अब आप सोचोगे सर आपने यहां साहित्य नहीं लिखा, कोई बात नहीं, साहित्य यहां पर भी है। तो आप स्कूल व्याख्याता वाले भी ये ना सोचें कि सर हमारे स्कूल व्याख्याता में पूरी व्याकरण नहीं है तो क्या हमें पूरी व्याकरण के नोट्स मिले, नहीं। आपको व्याकरण ये लो चाहे ये लो, आप कोई सी लो, आपको व्याकरण के मैं पूरे नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा और आपको पूरे टेस्ट भी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं स्कूल व्याख्याता वाले भी सेकंड ग्रेड जरूर देंगे। तो इतना भी मैं नहीं करूंगा, वो मारवाड़ी में क्या कर लीचड़ पड़ो कौन करूं, तो कि आप लोगों से मतलब नहीं ये नहीं मिलेगा, नहीं आपको मिलेगा, मस्त रहो, आनंद लो। नेट सेट एग्जाम 2023 जो जून में होगा, संभावित जून है। तो आप कई बार बोलते हैं सर आप एकदम एग्जैक्ट डेट कैसे बता रहे हो, भाई फॉर्म निकलेंगे जून में ही होता है, उनका शेड्यूल फिक्स होता है, यूपीपीएससी हो गया, यूजीसी का हो गया, तो नेट में तो द्वितीय पेपर इनका भी हिंदी है और नेट का पूर्ण सिलेबस है। इसमें भी 30 टेस्ट होंगे, ऑनलाइन पेपर हैं और टॉपिक अनुसार सिलेबस है। इन साथियों को भी जो नेट का ले रहे हैं उनको भी मैं निराश नहीं करूंगा, उनको भी व्याकरण जो है वो पूरे नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा और व्याकरण के टेस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। तो मैंने तीनों को निराश नहीं किया है। लेकिन अब बात है कि सर मैं नेट की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं सर स्कूल व्याख्याता भी दे रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट स्कूल व्याख्याता से पहले सेकंड ग्रेड आ जाए, एक बात बता रहा हूं, अनुमान, ठीक है ना, ठीक है। तो सर फिर तो हम सेकंड ग्रेड करेंगे, सर इस बीच में रीट की आ गई तो फिर सर क्या करेंगे। तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा, तब मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि आप लोग जो है इन तीनों की बजाय, इन तीनों और एक वो जो व्याकरण वाली चारों टेस्ट, ये जो है हिंदी संपूर्ण कोर्स, इसमें आपको हिंदी साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, नेट सेट का सिलेबस, स्कूल व्याख्याता, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सेकंड ग्रेड, सब कुछ, ये 50 तो कमिटमेंट है, इससे ज्यादा मिलेंगे, लगभग 100 के लगभग टेस्ट हैं। कोर्स की पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐसा मिलेगा जिसको आप कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया, यूं मान लीजिए। ये क्यों लॉन्च की है, ये इसलिए लॉन्च की है ताकि आपको ये सर इसकी वैलिडिटी देखो, वैलिडिटी इन तीनों एग्जाम की सबसे पहले जब तक 2024 मार्च तक तो इसकी वैलिडिटी है ही। सपोज दैट ये स्कूल व्याख्याता पेपर मान लो थोड़ा आगे चला जाता है, एक बात अनुमान बता रहा हूं, तो जब तक ये तीनों एग्जाम नहीं हो जाए, तीनों एग्जाम टिल एग्जाम, तब तक इन चारों की वैलिडिटी कहीं नहीं जाएगी। समझ गए बात आप, ठीक है। नेट वाले की वैलिडिटी जो है मार्च 24 तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी, या फिर बाद में देखेंगे जून भी तक भी रख सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, रख सकता हूं मैं। लेकिन इन तीनों की वैलिडिटी जब तक ये दोनों एग्जाम नहीं हो जाएं तब तक ये कोर्स आपके लिए बना रहेगा। आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कहीं पर भी किसी जगह भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा यही है कि कमेंट आपसे यही कहना है कि मैं इन 4-5 में से जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि आप इसको प्रायोरिटी दें। बार बार आपको मारवाड़ी में गोता कौन खाना पड़े, बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और इस बार आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कहीं खर्च नहीं करना है। ऑफलाइन की अगर टेंशन हो कि सर ऑफलाइन पढ़ लेते तो काश अच्छा होता, तो भी आप यकीन माने थोड़ी देर रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी करोगे तो मारे जाओगे, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अपने ऐप का नाम कई बच्चे एनडीसी क्लासेस नाम से सर्च करते हैं, मैं बता दूं अपने ऐप का नाम है हिंदी पॉइंट। बहुत अभी तक बाद में अपना नाम चेंज करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हिंदी पॉइंट नाम से आप सर्च करोगे तो आपको इस तरह का लोगो मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये लोगो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप जो है ये सभी टेस्ट सीरीज आपको वहां मिलेगी। जो अच्छी लगे आप आराम से परचेज कीजिए। स्पेशली मैं बता देता हूं, वो जो हिंदी व्याकरण के टेस्ट सीरीज हैं, आपके आसपास कोई भी भाई बंधु जो एलडीसी की तैयारी कर रहा है, आने वाली वैकेंसी है,
और ये अब तक की अपने सबसे यूं मान लीजिए अब तक की अपनी, अरे भैया क्या हो गया, तेरी बीमारी क्या है, हाँ, ये अब तक की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज है विद नोट्स, सस्ती है। और सबसे बड़ी बात है इसमें नोट्स भी आपको मिलेंगे व्याकरण के। तो आपके आसपास जो भी भाई बंधु हैं जो आपके घर में, उनसे यही कहें कि आप इसको प्रायोरिटी दें और इसमें टेस्ट वगैरह शेड्यूल आने वाला है तो तैयारी करें और नोट्स जो है प्रिंट निकलवाएं, ठीक है। और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप प्लीज़, कई बच्चे कर रहे हैं, पिछली बार भी मैंने देखा था कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर को क्या पता चलता है, मुझे पता नहीं चलता, ऊपर वाले को पता चलता है। इस बात को ध्यान रखना। आप जो भी ये परचेज कर रहे हो उसमें नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं, मैंने आपकी सुविधार्थ दिए हैं, आप शेयर नहीं करोगे, आप उनको बोलो कि आप खुद ले लो, हमने भी लिए, आप खुद ले लो, मैंने तो प्रिंट निकलवाए नहीं, तो तुम भी भाई प्रिंट निकलवाए देख ले, तेरे अच्छी मैंने तो नहीं निकला, यूं बोल दीजिए। लेकिन आप दूसरे को किसी को मत दे, बस इतना मेरे लिए जरूर करना, आप उनको शेयर करो भाई आप भी ले लो, ठीक है। चलिए अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी पढ़ा, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ा, साकेत 31 में है, तो जबकि रंग में भंग 9 में है, जयद्रथ 10 में है, भारत भारती 12 में है, ठीक है, पंचवटी 25 में है, किसान 17 में है ना, यशोधरा 32 में है, तो शकुंतला 23 में है। इस प्रकार से हमने सारी रचनाएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका जन्म 1865 में हुआ और निधन हुआ था 1947 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनको भ्रमरानंद भी कहा जाता है, भ्रमर प्लस आनंद, भ्रमरानंद कहा जाता है। ये नाम कहीं ना कहीं जो है, आप यूं मान लीजिए कि एक जो कहीं ना कहीं इन्हें आधुनिक सूरदास कहा जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रमर गीत से संबंधित लिखा है आधुनिक काल में भी, तो इसलिए ये शायद उपाधि दी गई है। परंपरा जीवी, इन्होंने जो भ्रमर परंपरा जो है उसको जीवित रखा आधुनिक काल में भी, तो परंपरा जीवी हैं। कवियों में सम्राट कहे जाते हैं और आधुनिक सूरदास कहे जाते हैं, आधुनिक सूरदास के नाम से जाने जाते हैं, जबकि आधुनिक तुलसीदास जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त कहे जाते हैं। द्विवेदी काल जो है वो देशभक्ति काल की श्रेणी में आता है। प्रिय प्रवास इनकी पहली रचना है जिसमें 17 सर्ग हैं, ये 1914 में है। प्रिय प्रवास है, एक इनकी रचना है वैदेही वनवास, तो यहां पे कई बार 14 में है, एक 40 में है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रिय प्रवास 17 सर्ग 1914, इसमें वियोग और वात्सल्य है। अब कहीं कहीं क्या लिखा मिलता है, कहीं कहीं आप देखोगे लिखा हुआ मिलेगा श्रृंगार प्लस करुण रस, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे? उन्होंने इस वियोग को तो श्रृंगार से जोड़ दिया और यहां पे करुण को जोड़ दिया। वात्सल्य जो है वो यूं मान कहते हैं ना कि संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, समझ रहे हो बात? तो कहीं कहीं आपको श्रृंगार और करुण मिलेगा, जबकि इसमें वियोग और वात्सल्य है। और अपनी ऑथेंटिक जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ दिखा है। आधुनिक काल में खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम महाकवि, ये एक लाइन जो आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो हम आदिकाल तक भी जा सकते हैं पीछे, समझ रहे हो? हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा है तो हम पीछे जा सकते हैं, सब बातें। लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो वो है प्रिय प्रवास 1914। अब आपसे प्रश्न अलग अलग तरह से पूछे जाएंगे। हिंदी का प्रथम मतलब हिंदी का राम भक्ति से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य आधुनिक काल में राम भक्ति से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तब वहां साकेत होगा। लेकिन केवल हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे तो ये है, क्योंकि साकेत 31 में लिखा गया था, ये 14 में है, समझ रहे बात को? ये राम भक्ति से संबंधित नहीं है, लेकिन राम भक्ति से संबंधित आधुनिक काल का हिंदी प्रथम महाकाव्य वही है। यह द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक काव्य है। 2 दिन पहले मैंने कमेंट में देखा था, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया इतिवृत्तात्मक की व्याख्या करके कमेंट किया था। तो इसका मतलब देखो, हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी नहीं है,
बहुत विद्वान बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी है और थोड़ा सा जो है स्ट्रेटेजी का पता लग जाए और स्मार्टली अध्ययन कैसे किया जाए। देखो मेहनत तो मजदूर सुबह 9 से 5 होता है ना, दिन भर मार ईंटें ढोना वगैरह, इतना भारी काम करता है, शरीर पूरा थक जाता है, वो शारीरिक मेहनत है, लेकिन उस तरह से कुछ नहीं होता। दिन भर आप किताब लेके बैठे, उससे कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन जिंदगी भर नहीं होगा, बूढ़े हो जाओगे। लेकिन स्मार्टली अगर पढ़ लिया ना, 2 या 3 महीने की तैयारी काफी है, सिलेक्शन निकाल लोगे। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत विचार है। प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है। अब यह बात इंपॉर्टेंट कैसे है मैं बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। इस प्रकार से 3 विशेषताएं आ गई, या निम्न में से प्रिय प्रवास की विशेषता है, क्योंकि दिनों दिन प्रश्न आएंगे तब कवियों के बारे में नहीं, उनकी रचनाओं के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो मान लो उनमें से एक लिखे, भाई प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, अगर वहां ये प्रश्न बनाए तो कैसे बनाता, वहां मान लो यूं बनाए कि किस रचना के बारे में यह कहा जाता है कि प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना डैश 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 की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रस्तुत कथन किस रचना के बारे में है। तो अब ये सेंटेंस आपको उस वक्त याद आए न आए तो, लेकिन अगर हमने पढ़ लिया ना कि भाई यहां प्रिय प्रवास में क्या है, मानवीय भावनाओं, जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, मानवीय भावनाओं के साथ प्रकृति का एकाकार होना, यानी जो वो कहता है ना कि जो मनुष्य की फीलिंग्स है वो प्रकृति के माध्यम से दिखाई जा रही है। ठीक है, प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर एक रचना है इनकी प्रिय प्रसून 1925 की। ये 1925 में उधर वहां पे पंचवटी लिखी जा रही थी, तब यहां पे प्रिय प्रसून लिखी जा रही थी। इसके अलावा चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये दोनों रचनाएं भी जो है किसकी है, हरियोद की है। किसकी है, हरियोद की है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये रचना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा है मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊं उसे इंपॉर्टेंट कर लेना। रस कलश 1940 ब्रज भाषा में लिखा गया, आधुनिक काल में लिखा गया रीति ग्रंथ है। अब प्रश्न कैसे बना, प्रश्न ऐसे बना कि हरियोद द्वारा लिखा गया रीति परक ग्रंथ कौन सा है। तो उस वक्त आपको याद आना चाहिए कि भाई जो ये रस कलश है ये हरियोद द्वारा लिखा गया रीति ग्रंथ है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये किसके बारे में, प्रिय प्रवास, ये ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, आ जाएगा आगे। ठीक है, तो रस कलश हो गया, ब्रज भाषा में, भाई रीति ग्रंथ है इसलिए ब्रज भाषा में होगा, कोई खास बात है ही नहीं, रस कलश है ब्रज भाषा। वेदई वनवास 1940 है। जब स्टार्टिंग में जब हम साहित्य पढ़ते थे, 14-15 की बात बता रहा हूं, तब क्या होता था, ये 14 और 40 प्रिय प्रवास, वेदई वनवास रटते थे, रट्टा मारते थे, भयंकर रट्टा मारते थे, और जब पेपर में प्रश्न आता था ना तब वो गोल हो जाते थे। 12 नहीं, मैं कहता हूं ना 1 बज जाती थी। अब फिर सोचते अरे थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते, पेपर में यही दिमाग में आता कि काश थोड़ा सा ढंग से और पढ़ लेते, लेकिन समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसे कैसे साहित्य पढ़ा जाए, है ना, कैसे साहित्य पढ़ा जाए कि साहित्य दिमाग में छप जाए। और उस वक्त जो है कहते ना, गुरु बिन घोर अंधेरा, तब एक गुरु से मुलाकात होती है और साहित्य जो है पढ़ने का तरीका मिलता है कि साहित्य, और फिर छोटा सा कहते हैं ना कि छोटा सा एक रास्ता दिखा दिया, और उस रास्ते पर चल के फिर उसमें नवाचार पे नवाचार करते गए। आज इतने बढ़िया नवाचार कर लिए, इतने अच्छे नोट्स तैयार हो गए कि अब ऐसा लगता है कि आप, चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको ऐसा करना भी चाहिए। पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स आपको मिलेंगे, तो उसमें साहित्य के प्रश्न जो हैं वो अपने नोट से कंपेयर कर लेना, आपको लग जाएगा कि गुरुजी अब हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। जैसे कई बार अपने चैनल पे देखते हैं, कमेंट करते हैं, उन सर से पढ़ो साहित्य, आप पढ़ो, आई डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, हमेशा क्या बोलता हूं, मैं कभी ऐसा कहता हूं कि मेरे से पढ़ो, मैं ये कहता हूं आप किसी भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, आप पढ़ो एक से, आप मूल्यांकन करें, 3-4 पढ़ें। कईयों को ज्ञान चाहिए, और मुझे, मेरा मानना है कि अभ्यर्थी को ज्ञान से ज्यादा सिलेक्शन की ओर भागना चाहिए, कि सिलेक्शन कैसे मिल रहा है, किस तरह पढ़ने से सिलेक्शन मिल रहा है, या विद्वान बनना है, दोनों में से फैसला कर लेना। सिलेक्शन चाहिए तो आप इसी तरह से पढ़ो। राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है, आप जानते हैं वेदई वनवास राम कथा पर आधारित है, लेकिन ये 1940 में लिखा था, जबकि साकेत 1931 में। तो आधुनिक काल का सर्वप्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, लेकिन आधुनिक काल का राम भक्ति से संबंधित प्रथम महाकाव्य है साकेत, ये बाद में है।
ठीक है, इसमें 18 सर्ग है, जब प्रिय प्रवास में 17 है और वैदेही वनवास में 18 है। करुण रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? करुण रस की। क्योंकि आप इसका नाम ही देखिए ना, मैं आपको कहता हूं, आप कई रचनाओं के तो नाम देख लेना। वैदेही वनवास, वैदेही यानी सीता, सीता का वनवास की बात हो रही तो ऑब्वियसली करुण रस तो होगा ही। वाल्मीकि रामायण पर आधारित ग्रंथ है। छोटी सी लैंग्वेज अगर बन जाती है ना तो हमारे लिए यह भी गड़बड़ हो जाती है। हरियोध ने कौन सा ग्रंथ या निम्न में से कौन सा ग्रंथ वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है, मैं कहता हूं उस वक्त गड़बड़ हो जाएगी। हरियोध का पूछे तो हमें पता है, हरियोध ने तो केवल वैदेही वनवास लिखा है, लेकिन 4 ग्रंथों के नाम देकर, और मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको दूंगा टेस्ट सीरीज में, तब आप लोग गलत भी करोगे, तब मैं बताऊंगा इनके उत्तर कैसे होंगे। इसीलिए मैंने इस बार कहा ना कि क्वेश्चन में साहित्य प्रश्नोत्तर में कम लूंगा, लेकिन व्याख्या ज्यादा करेंगे। राम के दरबार द्वारा सीता निर्वासन की कथा है इसमें। राम के द्वारा सीता निर्वासन, सीता को जो है त्यागा गया था, तो उसकी कथा आपको देखने को मिलती है। नाटक प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय, इनके 2 नाटक भी है। रुक्मिणी, ये भी आप ध्यान रखना, रुक्मिणी परिणय ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है रुक्मिणी। इनकी एक रचना और है पारिजात। पारिजात में 15 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं, ठीक है, पारिजात में है 15 सर्ग। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल ARC कहते हैं कि प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। यह क्या है? संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है, इसलिए जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कोई खास बात नहीं लग रही मुझे ये, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कह दिया वो खास हो जाता है अपने आप ही। हाँ, ये अच्छी चीज है कि प्रिय प्रवास ग्रंथ का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था ब्रजांगना विलाप। क्या नाम था इसका? ब्रजांगना विलाप। क्या नाम था इसका? ब्रजांगना विलाप। याद रखना, ब्रज की अंगनाओं का विलाप। बाद में उन्होंने प्रिय प्रवास, अब हमने भक्ति काल में जब पढ़ा था सूरदास जी को, तब हम जिन्होंने भ्रमर गीत, भ्रमर सार, भ्रमर दूत ग्रंथ लिखे थे, तब हमने पढ़ा था कि जो प्रिय प्रवास में जो राधा है वो लोक रक्षिका है, लोक सेविका है। यानी इस राधा को जब अपना प्रेम नहीं मिलता है तो ये कहती है कि तुड़ी दागो रे प्रेम रे, काहे रो प्रेम है, और ये अपना प्रेम को कहाँ मोड़ देती है? समाज सेवा की ओर मोड़ देती है। तो यहाँ की राधा लोक रक्षिका, लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है ना। और ये जो इसमें आप जानते हैं 17 सर्ग हैं, इनमें से 4 सर्ग में राधा का विरह है, लास्ट में अक्ल अवय। समझ के बात? लास्ट में अक्ल आती है कि भाई कुछ नहीं रखा। तो 17 सर्ग में से 4 सर्ग में राधा का विरह है। उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ। अब मैं कहता हूं ये लो कर लो इंपॉर्टेंट। आप यूं मान के चलें कि इस बार जब पेपर बनेगा तो जिस भी एग्जामिनर ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं ना, वो तो यूं समझ लीजिए जिसने नहीं देखे हैं वो तो पूरा इसमें से पेपर बना देगा, और जिसने देख लिए वो ये सोचेगा कि प्रश्न निकालूं कहां से, क्योंकि बनाना तो सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर स्तर का है, तो बनाऊं कहां से। हम एक एक चीज कवर करेंगे, घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, हम एक एक चीज कवर करके चलेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में लिखा गया, हिंदू समाज की कुरीतियों का वर्णन। अब देखिए मैच ही नहीं कर रहा है, ठेठ हिंदी का ठाठ और है क्या? हिंदू समाज की कुरीतियां। नाम वहां हिंदी है हिंदू समाज की कुरीतियां, तो ये थोड़ा सा है। इसके अलावा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना अध खिला फूल। अध खिला फूल यानी कली, अध खिला फूल यानी कली। तो अध खिला फूल 1907 जमींदार की कामुकता का वर्णन है। अध खिला फूल जो है, नाम क्या? अध खिला फूल। और जमींदार की जो है वो जो किसी यूं कह सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं, नाबालिग कन्या पर जो है वो गलत नजर से, तो जमींदार की कामुकता का वर्णन है अध खिला फूल। जिंदगी में नहीं भूलोगे। वेनिस का बांका इनके द्वारा एक अनुदित रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वेनिस का बांका इनके द्वारा एक अनुदित रचना मानी जाती है। इसके अलावा इसमें प्रिय प्रवास ठीक है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सीता परित्याग की कथा का वर्णन है, ये हमने पढ़ लिया। और गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। जैसे एक मेरे मित्र हैं, भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा था कि सर ये आधुनिक सूरदास वगैरह ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं कहा क्या? तो जहां तक मैं समझता हूं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं कहा, ये गणपति चंद्रगुप्त ने कह रखे हैं दोनों, ठीक है। तो ये हो गया प्रिय प्रवास।
आगे चलते हैं। श्रीधर पाठक एक महत्वपूर्ण कवि हैं। श्रीधर पाठक 1859 में जन्म हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। ये लीजिए पहला इंपॉर्टेंट, पहले ही बॉल पे आईपीएल में 4 रन लग गए। आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन सा है? अब अगर जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा है कि सर आपने तो हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी पढ़ाया था पहले नंबर पे, फिर ये कैसे बता रहे हो, वो पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन इनको आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। और इनको प्रकृति का उपासक कवि, यानी द्विवेदी काल में प्रकृति पर लिखने वाला कवि श्रीधर पाठक। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी, जो कि लावणी या ख्याल ढंग पर लिखी गई। यहां से 2 प्रश्न निकल जाते हैं। पहली कि आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक किसे माना जाता है? पहला प्रश्न तो एकांतवासी योगी। आधुनिक खड़ी बोली की पद्य की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी किस शैली में लिखी गई? लावणी या ख्याल शैली में। आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? श्रीधर पाठक के। तो 3 प्रश्न यहां से बनते हैं। एक प्रश्न और बहुत बढ़िया बनता है, जैसे हम कहते हैं कि कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को जाता है, ठीक वैसे ही गांव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का श्रेय श्रीधर पाठक को जाता है। मतलब गांव पर कविता लिखना, गांव को काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय था वो किसको जाता है? श्रीधर पाठक को जाता है। ARC रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के जनक थे, है ना। मतलब स्वच्छंदतावाद की जो शुरुआत होती है उसके सच्चे जनक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? वो श्रीधर पाठक ही है। इसीलिए द्विवेदी काल में जो स्वच्छंदवादी कवि हैं उनमें सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। इन्होंने देश प्रेम की कविताएं भी लिखी थी। इन्होंने क्या लिखा? देश प्रेम की कविताएं भी लिखी थी। और देश प्रेम की कविताएं मतलब देशभक्ति यहां एक तरह से थोड़ी सी चरमोत्कर्ष पर देखने को मिलती है ना। जैसे है एक पंक्ति है इस प्रकार, मतलब जैसे आज भी ऐसी कविताएं लिखी जाती है कि मैं पायल रोली कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदनवन के गीत नहीं गाने वाला। तो इन पंक्तियों को देखिए आप, मतलब पहले ही कवि ने बता दिया कि मैं श्रृंगार में ज्यादा डूबने वालों में से नहीं हूं, है ना। जैसे क्या चिंतन की बात करूं मैं जब चिंतन का दौर नहीं, पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं, कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठौर नहीं, इस चारण की कविताओं में देशभक्ति है कुछ और नहीं। क्या सर लवा लूट लिया, खुद ले गया, क्रेडिट जो है वो खुद ले गए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ये जो कहते हैं युग कवि कहा जाता है चारणों को, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार से मैं पायल रोली कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदनवन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, मैं दुनिया में मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, मैं दुनिया में मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। तो कविताएं जो बनी हैं वो देश प्रेम या देशभक्ति को लेकर, तो उनमें जो बड़े बड़े कवि हैं वो भी ये कहते हैं कि मैं युग को बदलने वाली, यानी मतलब अपनी कलम से क्रांति लाने की जो मतलब कलम से क्रांति लाने की जो एक कला है जो चारण जाति के लिए मानी जाती है, वो बहुत बड़ी कला है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे पास कलम है केवल बम गोली हथियार नहीं। हरिओम पंवार की पंक्तियां बता रहा हूं। हरिओम पंवार मेरे प्रिय कवियों में से एक है कि मेरे पास कलम है केवल बम गोली हथियार नहीं, हार मानकर मौन साध लूं ये मुझको स्वीकार नहीं, हार मानकर मौन साध लूं ये मुझको स्वीकार नहीं। तो देश प्रेम की कविताएं जो है वो आपको द्विवेदी काल में खूब मिलेगी, है ना। देश प्रेम, समाज सुधार की बातें भी, जैसे अभी मैंने कहा मैं दुनिया में मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूं, तो समाज सुधार, दुनिया में मानवता को स्थापित करने का जो कार्य है वो भी इन्होंने किया। प्रकृति चित्रण में तो ये सिद्धहस्त ही इनकी कविता के मुख्य विषय रहे हैं और इनकी रचनाएं अनुदित है मगर है प्रबंधात्मक। क्या है प्रबंधात्मक है, ठीक है। आगे देखिए इनकी और रचनाएं, अब ये सारी रचनाएं हैं अनुदित है। जैसे एकांतवासी योगी हरमिट का अनुवाद है ना, और 1886 में है। उजड़ ग्राम इसका नाम है, डेजर्ट विलेज, जैसा कि नाम देख सकते हो उजड़ ग्राम, ठीक है। श्रांत पथिक का नाम है ट्रैवलर का है, श्रांत पथिक यानी ट्रैवलर हो गया। ऋतु संहार ये संस्कृत के कालिदास नाट्य रचना का अनुवाद है ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, ठीक है।
इनकी मौलिक रचनाओं में जगत गोसाई सार, जॉर्ज वंदना, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, देहरादून। कोई विशेष नहीं है, आप यूं मान के चलिए, कोई विशेष, ठीक है, कोई विशेष नहीं है। एक सेकंड, ये क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ सही चल रही है। हाँ ठीक है, ये इनकी विशेष है। गुणवंत हेमंत, ये इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। गुणवंत हेमंत जो है इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। इनकी एक पंक्ति है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्तियां इन्हीं की है। तो याद क्या रखनी है आपको, कोई खास नहीं है, मैं जहां तक नहीं बताऊंगा। जॉर्ज गोसाई साहब, ये याद रखना, गुणवंत हेमंत इनकी प्रथम कविता है। ठीक है, आगे देखिए आप, रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के सूक्तिकार, ये इंपॉर्टेंट है, ये द्विवेदी युग के सूक्तिकार कहे जाते हैं। क्या नाम है? रामचरित उपाध्याय। इनकी रचनाएं बहुत शानदार हैं, आप इनको यूं याद रख सकते हो। देवदूत, देव सभा, विचित्र। देखो इनकी दो रचनाएं पहले और लिखते हैं यहां, देवी द्रौपदी, देवी द्रौपदी। एक तो ये रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, सही। हाँ अच्छा, थोड़ा ये बोल्ड नहीं है इसलिए आपको फीका नजर आ रहा होगा थोड़ा सा, ये बोल्ड नहीं किया हुआ है फॉन्ट इसलिए, है ना। देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, ये दो रचना और भी है ना। तो इसको यूं याद रख सकते हैं अपन कि देवदूतों की देव सभा में, देवदूतों ने देव सभा में, देवदूतों ने देव सभा में देवी द्रौपदी का विचित्र विवाह देखा। देवी द्रौपदी का विचित्र विवाह देखा। इसको और थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, देवदूत ने देव सभा में भारत भक्ति करती हुई द्रौपदी का विचित्र विवाह देखा। देवदूत ने देव सभा में भारत भक्ति करती हुई देवी द्रौपदी का विचित्र विवाह देखा। बस। और ये रामचरित चिंतामणि रचना, ये इनकी 25 सर्ग में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रामचरित चिंतामणि जो है वो 25 सर्ग में है, ये प्रबंध काव्य है, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। लोचन प्रसाद पांडे, आइए, लोचन प्रसाद पांडे 1886 जन्म, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको दो उपाधियां हैं, काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति। इनकी दो उपाधियां हैं, एक तो है काव्य विनोद, एक है साहित्य वाचस्पति। ये दो इनकी उपाधियां हैं। और इनकी प्रवासी, मेवाड़ गाथा, मृगी दुख, ये रचना इंपॉर्टेंट है। मृगी दुख लोचन, क्या नाम है? मृगी दुख लोचन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर याद रखना चाहते हो तो एक रचना और बता देता हूं आपको, महानदी। क्या रचना है? महानदी, ये रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ अन्य स्वच्छंद धारा के कवियों को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे सबसे बड़े नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा को कविता कामिनी कांत और भारतेंदु प्रगेंदु। मैं आपको एक बात बताता हूं, अब आपको ऐसा लगने लग गया होगा, मैं 101% सत्य बोलूंगा, बिल्कुल झूठ नहीं है। आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि सर अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पीछे वाला ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भूल रहे हैं, ऐसा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि किसी की उपाधि कविता कामिनी कांत, किसी की भारतेंदु प्रगेंदु, किसी का सुकवि आ गई, किसी का कवि सम्राट आ गई, किसी का आधुनिक तुलसी, कोई आधुनिक सूरदास, इस प्रकार उपाधियां आती रहे तो धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ने लगता है, धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। लेकिन हमें कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है। कविता कामिनी कांत, अब आप इसको सेट कर लो यहीं पर। जैसे एक ने भारतेंदु पत्रिका निकाली थी, अब आप सोचोगे हाँ निकाली तो थी भारतेंदु काल में, उसका नाम क्या था? जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिमाग में आए तुरंत पेज पलटो। इसीलिए मैं कहता हूं नोट्स, पेज पलटो, जाओ देखो, देख के तुरंत पता करो, अच्छा इसने तो पत्रिका निकाली और इसकी उपाधि थी भारतेंदु प्रगेंदु, है ना। तो ये इस तरह से याद करो। इनकी रचनाएं दो ही इंपॉर्टेंट है, गर्वांड रहस्य और शंकर सर्वस्व। गर्वांड रहस्य इनकी प्रबंधात्मक रचना है, इंपॉर्टेंट नहीं, बेज्जा मारवाड़ी में किया, बेज्जा इंपॉर्टेंट है। जन्म से विधवाएं हो जाती है, उन स्त्रियों के कष्टमय जीवन का मार्मिक चित्रण है। गर्भांड रहस्य यानी मतलब वो जब गर्भ में होती है
तभी एक समय था अपने देश में जब गर्भ में होती थी बच्ची तो उसका विवाह पहले ही तय कर दिया जाता था। न जाने कैसे उनको पता लगता था गर्भ में लड़की है कि लड़का है, ठीक है। अब वो पैदा हुई नहीं, उससे पहले ही वो जो छोरा था वो तो उसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया। अब उस छोरे का तो हो गया हैप्पी बर्थडे, अब लारे छोरे जिंदगी भर हैप्पी बर्थडे कर गए ऊपर। तो उन बच्चियों के साथ क्या दुख होता था, फिर उनको भाग्य क्या बोल देते थे, कोई भाग्य जो है ऐसा ही फालतू बकवासबाजी थी। तो उस पर उन्होंने बड़ा व्यंग्यात्मक ग्रंथ लिखा, गर्भांड रहस्य, जो जन्म से विधवा हो जाने वाली स्त्रियों के लिए कष्टमय जीवन का मार्मिक चित्रण। शंकर सर्वस्व नाम से जो इन्होंने लिखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और उनकी पंक्ति बहुत बढ़िया है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियां आपको, ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है, आपको ये पंक्तियां याद भी होगी, मगर ये पंक्तियां इस ग्रंथ की है, ये बहुत कम बच्चों को पता है। और ये इन कवि की है, ये बहुत कम जनों को पता है, इसलिए ये याद रखना। नाथूराम शर्मा, शंकर के बारे में इसके अलावा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ेगी भी नहीं, ठीक है। इनकी एक दो रचनाएं आप अगर ऐड करना चाहते हो तो लिख लो, शंकर सरोज, और एक और लिख लेना अनुराग रत्न। क्या है? अनुराग रत्न, शंकर सरोज और अनुराग रत्न, ये दो रचनाएं और ऐड कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। श्याम नारायण पांडे, आप जानते हैं श्याम नारायण पांडे, ओहो बहुत ही गजब कवि हैं श्याम नारायण पांडे। आज तो अपनी क्लास लंबी ज़्यादा हो जाएगी, मैं आपको कल की क्लास में आप याद दिलाना मुझे, मैं आपको इनकी पंक्तियां सुनाऊंगा। क्या गजब पंक्तियां लिखी है इस काव्य की। बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं कि रचनाएं पढ़नी चाहिए। अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से पहले मैं कुछ लेकर आया था, मेरे सामने एक पढ़ी है किताबें, अमीर खुसरो की पहेलियां, एक जयचंद्र प्रसाद का आंसू, और एक रचना और लाया था, दो तीन, तो उनमें हाँ एक हल्दी घाटी, सॉरी। इतनी शानदार पंक्तियां मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ी जितनी श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी का वर्णन में लिखा है। क्या गजब महाराणा प्रताप और चेतक का वर्णन किया है, अगर आपको मिले तो जरूर पढ़ना। हल्दी घाटी में जोहर किया, हल्दी घाटी में जोहर हुआ, शिवाजी वीर शिवाजी, बस तीन रचनाएं लिखी है मैंने, हल्दी घाटी, जोहर, शिवाजी। श्याम नारायण पांडे नोट्स में आपके तीन लिखी हुई है क्या भाई? श्याम नारायण पांडे आपके नोट्स में श्याम नारायण पांडे दिया हुआ? हाँ दिया हुआ तो है, बिल्कुल ठीक है। खैर ये इनको बाद में और पढ़ेंगे, अभी तक ये फिर आएंगे एक बार, क्यों मैंने इनका से दो बार वर्णन कर रखा है। एक सेकंड में थोड़ा देख लेता हूँ नोट्स में अपने। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, इनको एक बार बाद में और भी पढ़ेंगे अपन, है ना। जब दोबारा आएंगे ना ये, तब मैं उनकी पंक्तियां सुना दूंगा आपको। भगवती चरण वर्मा, श्याम नारायण पांडे, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। लाला भगवान दीन, इनकी लक्ष्मी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। इनकी रचना, इनकी बहुत प्यारी रचना है लाला भगवान दीन, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, तो ये बहुत कॉमन है। दीन वीर, लाला भगवान दीन, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, ठीक है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, जोहर, शिवाजी, इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये कवि दोबारा आएंगे तब मैं श्याम नारायण पांडे दोबारा पढ़ाऊंगा। एक तो ये आएंगे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, इन दोनों को दोबारा मैं पढ़ाऊंगा। सोहनलाल द्विवेदी ने भैरवी पूजा के गीत गा रही थी, और वास्तव दत्ता कुणाल को लेकर युग धारा बदल रही थी। भैरवी पूजा के गीत गा रही थी वास्तव दत्ता, अब देखो मैं इसको क्या पढ़ रहा हूं, वास्तव दत्ता, मैं गलत पढ़ रहा हूं ना, वासवदत्ता। यही होता है कि कई बार क्या होता है, गलत पढ़ दिया और उसको फट से पकड़ लेते हैं स्टूडेंट, उर्जी फट नहीं कोना होता है, हाँ। और कई बार क्या अपनी आदत पड़ जाती है, ये क्या वासवदत्ता है, क्या है वासवदत्ता, तो वासवदत्ता, कुणाल और युगधारा। अब मैंने क्यों वासव दत्ता बोला, क्यों मैंने इसको इसी तरह से रट रखा, इसको इसी तरह, सर आपने रट रखा है तो रचनाओं को समझे कैसे, रचनाओं को तो लिंक से रटना ही पड़ेगा। भैरवी पूजा गीत गा रही थी और वासवदत्ता कुणाल गीत, कुणाल को लेकर युगधारा बदल रही थी। इनकी प्रसिद्ध एक कविता है जागरण गीत और तरुण, जागरण गीत और तरुण। मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं और बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि जितना आज की क्लास में हुआ अब आप पढ़ लेवे, क्योंकि अगला काल छायावाद शुरू होने जा रहा है, और ये अब जैसे जैसे आधुनिक काल खत्म तक पहुंचेगा ना, उस वक्त आपको लगेगा 101% लगेगा कि सर ऐसा लग रहा है याद नहीं है, आपको लगेगा। लेकिन ये अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आज जितना पढ़ा है ना उतना ही रिवीजन करना है। दिमाग में जब लाला भगवान दीन आए तो दिमाग में आना चाहिए लाला,
भगवान दीन, वीर छत्राणी वीर, बालक पंचरत्न, एक रचना दिमाग में तुम्हारे आ गई, तीनों की तीनों आ जाएगी। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, जौहर शिवाजी। मैं सिर्फ अपने नोट्स की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एकदम से आगे सोहन लाल द्विवेदी, तो सोहन लाल वो भैरवी, पूजा गीत, वासवदता और कुणाल और युगधारा। और युगधारा आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत, ये लो इंपॉर्टेंट, मुझे याद भी आ गया। अरे सुमित्रा नंदन पंत क्या हजार हजार बाहों व युगधारा बदल रही है अपने नागार्जुन, नागार्जुन की रचना है ना युगधारा, हजार हजार बाहों वाली सतरंगे पंखों वाली, मैंने कब कहा था चना जोर गरम, है ना, युगधारा बदल रही है। इस प्रकार से ये रचना नागार्जुन की भी है, हाँ याद आ गया। अब देखो सेम वही कंडीशन आ गई जैसे भारतेंदु वो उत्तरार्ध भक्तमाल आती है, एक अपने नव भक्तमाल पढ़ा, वैसे ही अब देखो इन्होंने भी युगधारा लिख रखी है, सोहनलाल द्विवेदी। अब सोहनलाल द्विवेदी जैसे व्यक्ति ने भी, मतलब कोई छोटे कवि नहीं है, कभी कभी छोटा होता ही नहीं है, पहली बात टीचर, और कभी कभी छोटा नहीं होता है, तो युगधारा रचना। लेकिन हम क्यों याद करेंगे सोहनलाल द्विवेदी को, क्योंकि जब नागार्जुन बैठा है तो हम नागार्जुन को याद करेंगे। वही सेम सिचुएशन हमने भक्तमाल मतलब नाबादास याद कर रखा था, तो याद रखना ये रचना इंपॉर्टेंट है युगधारा, क्योंकि ऑप्शन में नागार्जुन होगा ही नहीं, फिर क्या कर लोगे। कुणाल, तो ये हो गई सोहनलाल द्विवेदी, लाला भगवान दीन। और इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो भी आपको याद होना चाहिए, क्या पढ़ा था, नाथुराम शर्मा शंकर गर्भांड रहस्य, शंकर सर्वस्व, दो रचनाएं और लिखी थी, याद है कि नहीं है, क्या लिखी थी, शंकर सरोज और अनुराग रत्न, ये दो रचनाएं और लिखी थी, याद रहनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रामचरित उपाध्याय, देवदूत ने देव सभा में भारत भक्ति करती हुई देवी द्रौपदी का विचित्र विवाह देखा। रामचरित चिंतामणि 25 सर्ग में याद करवा दिया था मैंने आपको। लोचन प्रसाद पांडे काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि दिया। प्रवासी जो है, मतलब हो क्या रहा है अपने देश में भी ऐसा ही हो रहा है, प्रवासी जो हैं वो तो गा रहे हैं मेवाड़ की गाथा, यानी भारत की गाथा, प्रवासी तो गा रहे हैं मेवाड़ की गाथा, और अपने यहाँ के लोग मृगी दुख मोचन, है ना, दुख में डूबे हुए प्रवासी गा रहे हैं, यानी विदेशी लोग तो भारत की गाथा गा रहे हैं, प्रवासी मेवाड़ गाथा गा रहे हैं। मृगी दुख लोचन मोचन, तू अपने लोचन खोल के देख, प्रवासी तो मेवाड़ गाथा गा रहे हैं, लोचन खोल के देख, प्रवासी मेवाड़ गाथा गा रहे हैं, और मृगी दुख लोचन, है ना, मोचन, यार मोचन है लोचन है, समझ नहीं आ रहा क्या नाम है, लोचन प्रसाद पांडे है ना लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है, ये नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, हाँ मोचन ही है, दुख मोचन सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोचन, अपने लोचन खोल के देख कि प्रवासी मेवाड़ गाथा गा रहे हैं और मृगी दुख मोचन, मेरा तो काम है तुरंत याद हो जाना चाहिए, ये तो आपको मैंने याद करवा ही दिया, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ अब आइए, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 प्रकृति वर्णन में रीतिकालीन सेनापति के समकक्ष माने जाते हैं। ये एक आप विशेष बात याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि द्विवेदी काल का कौन सा कवि, द्विवेदी काल का कौन सा कवि सेनापति जिसकी तुलना किससे होती है, रीतिकालीन के सेनापति से होती है, वो देवी प्रसाद पूर्ण है। और भाई साहब ये बहुत बड़े खतरनाक थे देवी प्रसाद, इनको देवी का प्रसाद मिल गया, उसके बाद धड़ाधड़ रचनाएं लिखी थी, धड़ाधड़ रचनाएं लिखी थी, धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल देशभक्ति की, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इंपॉर्टेंट है धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय इतनी खास नहीं है ना। और ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा मतलब देशभक्ति की रचनाएं लिखने वाले कवि हैं। वो कहता है नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है ना, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। तो यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन था कि किस प्रकार से जो है देशभक्ति भावना को लेकर काव्य लिखा गया था, धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल वगैरह। मुकुटधर पांडे 95 में है, मुकुटधर पांडे, अब जैसे ये 95 में है, क्या है 95, ध्यान से देखना 95 है ना 1895। चलिए आपको बताता हूं चीज, आपको बताता हूं, चलिए ये बता दिया, देखिए देखिए देखिए, ये कैसे याद होता है मैं वो बताता हूं। अभी आपने क्या पढ़ा, मुकुटधर 1859, ठीक है। अब हुआ क्या,
श्रीधर और मुकुटधर, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं कहां तुकबंदी मिला दूंगा? श्रीधर, जैसे ही श्री के एक धरी धरते ही क्या हो गया, मुकुट उल्टा हो गया। ये देख लीजिए 59 ये सॉरी वो क्या हो गया 1800, अरे वो 95,555 कहां मुकुटधर 95 है। हाँ मैंने कहा ना गलत लिख दिया। चलो 95 है बिल्कुल। आप में से कमेंट कर दिया होगा, मुझे पक्का पता है। ठीक है, क्या है 1859। अरे फिर 59 लिख दिया। हे भगवान, गुरुजी आज हूँ कहीं गयो, ये गुरुजी को भी नहीं पता। 1895, ऐसा लगता है जैसे मेरे दर्दी हो किसी ने, है ना। 1895। तो मुकुटधर, जैसे ही धरी मुकुटधर 95 है ना। मुकुट जो है श्रीधर, श्री 59 था और जैसे ही 59 का उल्टा होता है 95, मुकुट धर दिया। आप इसको धर को सेट कर सकते हो। अच्छा, श्रीधर और मुकुटधर में से पहले किसको पढ़ते हो? तो बोला सर पहले श्रीधर को पढ़ते हैं। तो पहले छोटी संख्या आएगी 59, बाद में 95 आएगी। इस तरह से भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तरीका होता है याद करने का, रटना नहीं चाहिए, हर चीज नहीं रटी जाती, ट्रिक सेट कर लो। तो धराधर धावन, स्वदेशी, कुंडल और देशभक्ति से संबंधित रचना है। मृत्युंजय, राम रावण का विरोध है। और मुकुटधर पांडे 95, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार, यानी थे तो ये द्विवेदी युग के, लेकिन काव्य में इनके प्रगतिवादी तत्व मौजूद थे। इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। देखिए, छायावाद का पूर्वाभास द्विवेदी काल में मिलता है और द्विवेदी काल में भी स्वच्छंद धारा में मिलता है। स्वच्छंद धारा में अगर कवि पूछ ले तो वो ये है। अब ये क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ARMSG यानी मैथिली शरण गुप्त, अब देख लेना, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, इन दोनों को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो इसीलिए छायावाद का पूर्वाभास किसमें मिलता है? कवियों में मिले तो मुकुटधर पांडे में मिलता है, और रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। हालांकि सर्वमान्य रूप से यह नहीं माना जाता है, तो ये याद रखना, मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। मुकुटधर ने हिंदी छायावाद निबंध लिखा था 1920 में, और वो शारदा पत्रिका में छपा था। मुकुटधर पांडे ने हिंदी छायावाद, हिंदी में छायावाद नहीं, हिंदी छायावाद नामक 1920 में एक निबंध लिखा था जो शारदा पत्रिका में छपा था। इसी पत्रिका में कुकुरी के पत्ते नामक रचना प्रकाशित हुई थी। इस शारदा पत्रिका में ही कुकुरी के पत्ते जो है वो कुकुरी के पत्ते नामक रचना प्रकाशित हुई थी, और छायावाद का प्रारंभ जो है इसी में माना जाता है। छायावाद का प्रारंभ जो है वो इसी से माना जाता है। ठीक है, छायावाद का प्रारंभ इसी से माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद बताया है। क्या बताया? मुकुटधर पांडे ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद बताया है। याद रखना इस बात को, और जब छायावाद शुरू होगा तब मैं ये बताऊंगा भी कि छायावाद का अर्थ किस किसने क्या क्या माना है। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू, उद्गार, ये इनकी रचना है। अब आप सोचो, आंसू, आपके दिमाग में तो आंसू रचना जयशंकर प्रसाद की आती है, लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद हुआ ही नहीं तो आपके आंसू निकल आएंगे कि अल्ले हमने तो जयशंकर प्रसाद की याद की थी, यहाँ तो आंसू है ही नहीं। तो आंसू रचना मुकुटधर पांडे की भी है, जैसे हमने अभी युगधारा पढ़ी थी, है ना। तो पूजा फूल, कानन कुसुम, और ये देखिए बहुत बढ़िया है ये रचनाएं। आपके तो याद नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? सीधा सा दिमाग में रखो, मुकुट पहनकर पूजा के फूल लाने के लिए कानन में गए, कानन पूजा के फूल लाने के लिए कानन में गए, कानन कुसुम, कानन यानी बगीचे में गए। वहां जाकर देखा कि सीता जी भी वहीं उसी बगीचे में थी। भगवान राम मुकुट पहनकर पूजा के फूल लाने कानन में गए कुसुम लेने के लिए। वहां जाकर देखा सीता जी को जैसे ही देखा तो प्रेम के बंधन में पड़ गए, और फिर क्या हुए, उनके उद्गार, भाव प्रकट होने लगे। सीता को देखकर भाव प्रकट होने लगे, मां सीता को देखकर भाव प्रकट होने लगे। लेकिन जब रावण द्वारा उनका हरण कर लिया गया तब आंसू बहने लगे। अब हमने उनको कैसे सेट कर दिया? देखो, याद करने का तरीका होता है, इसे फालतू कोई वो कहता ना कि ये मत सोचना सर आप है ना राम से, जैसे कई बार मैं उदाहरण पढ़ाता हूँ, व्याकरण में लिख देता हूँ राम खाना खा रहा है, सर आप राम के उदाहरण मत दिया करो। अरे इतना ज्यादा ना ये सोचा मत करो, अपने को पढ़ना है।
ठीक है ना। अपने को राजनीति और ज़्यादा इन पर विवादित मुद्दों में नहीं करना, ठीक है। आप तो ये मुकुट पहनकर राम पूजा के फूल लाने कानन कुसुम गए, वहाँ प्रेम के बंधन में बंध गए, उद्गार प्रकट होने लगे, और वो जैसे ही रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है तो आंसू बहने लगे। बस सब लो, रचना याद हो गई। कौन कहता है रचना याद नहीं होती। गया प्रसाद शुक्ल सने ही 1883 में जन्म हुआ था। ये बड़े खतरनाक थे। श्रृंगार पर रचनाओं में सने ही उपनाम से लिखते थे और राष्ट्र पर रचनाओं में त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, है ना। और सुकवि पत्रिका का संपादक। बताओ सुकवि किसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है क्या? और वहां पे सुकवि अंबिका दत्त को भी कहा जाता है क्या, है ना। और यहां सुकवि पत्रिका लिख दी गया प्रसाद शुक्ल सने। कितना झोल है, गोलमाल है। इसीलिए कहता हूं आप साहित्य को इतनी सस्ती चीज में मत समझ लेना कि हाँ, जैसे फोन आता है, साहित्य क्लास लेते हो तुम रेगुलर? हाँ सर, कभी कभार टाइम मिलता है तो ले लेता हूँ। टाइम मिलता है तो तू क्लास ले लेता? अरे बाप रे, इतना टाइम कहाँ से लाता है? सोच के देखो। टाइम मिलता है तो नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ, बाकी टाइम नहीं मिलता तो नौकरी की तैयारी नहीं। अरे तुम लोगों को टाइम मिले तो दूसरे काम करने चाहिए। तुम लोगों को तो पढ़ने से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। तुम बोलते हो कि सर जब टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। भाई साहब, नौकरी प्राथमिकता मांगती है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम मुझे समझ दूं। जिस दिन मुझे समझने लगेगा मेरे लिए नौकरी पहले, खाना पीना चाय नाश्ता सब बाद में, तब जाकर नौकरी लगती है। टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। वेरी गुड। अगर मैं भी यही से कहूँ टाइम मिलेगा तो क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, वरना मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, ऐसे बोल दूँ तो सोच के देखिए। अगर तो सर थे नहीं बोल दो तो मैं घना ही पढ़ा रही है दूसरा, वो एक अलग मैटर है। सोच, एक विचार करिए। टाइम कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी, कर्तव्य और एक रूटीन होता है। गलत बोल रहे हो, टाइम मिलता हूं तो पढ़ लेता हूं। आत्मा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें झकझोरेगी कि बहुत गलत कर रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूं। टाइम मिलते हो तो पढ़कर किस पे एहसान कर रहे हो? माँ पे एहसान कर रहे हो, बाप पे एहसान कर रहे हो, किस पे एहसान कर रहे हो? टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूं। ये खड़ी बुरा लग रहा होगा, माफी चाहता हूं, नहीं कहूंगा ऐसा, बिल्कुल माफी नहीं चाहता हूं, लगना चाहिए बुरा। ये खड़ी बोली में कवित सवैया छंद का प्रयोग करने में माहिर थे। अल्लो सा, कहां कवित सवैया हम रीतिकाल में छोड़ के आ गए। खड़ी बोली में कवित सवैया छंद का प्रयोग करने में माहिर थे। और कृषक क्रंदन, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, प्रेम पचीसी। त्रिशूल तरंग एक साथ है, त्रिशूल तरंग और प्रेम पचीसी। तो कृषक का क्रंदन जाते गया, गया, टाटा बाय बाय, गया, है ना। तो सुकवि पत्रिका के संपादक। और जाते जाते उल्टे काम कर गया। जाते जाते उल्टे काम क्या करके गया? श्रृंगार में तो सने ही और राष्ट्र पर रचनाओं में त्रिशूल, और खड़ी बोली में कवि सवैया लिखकर चला गया। कवि सवैया खड़ी बोली में लिखकर चला गया, टाटा बाय बाय। और कृषक क्रंदन, अब पीछे कृषक बेचारे रोते रह गए। कृषक क्रंदन, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल तरंग। अब वो कृषक थे, वो क्रंदन करते करते लास्ट में त्रिशूल लेकर पीछे भागे। त्रिशूल की तरंगे पीछे गई उनके। प्रेम पचीसी, अब बताओ ये भी एक क्या ग्रंथ है? प्रेम पचीसी, है ना। देखो नाम देख के आपको लगेगा यार इंपॉर्टेंट है। प्रेम पचीसी। करुणा कादम्बिनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुसुमांजलि भी इतनी खास नहीं, राष्ट्रीय वीणा इंपॉर्टेंट है, त्रिशूल तरंग इंपॉर्टेंट है, प्रेम पचीसी इंपॉर्टेंट है, कृषक क्रंदन इंपॉर्टेंट है। और गया, जाते जाते क्या कर गया? सने ही, त्रिशूल, कवि सवैया, खड़ी बोली। बस ये लो साहब, रचना याद हो जाती। कौन कहता है रचना याद नहीं होती? तो कुल मिला के पता नहीं कितने टाइम की क्लास हुई, मुझे तो पता चलता नहीं है कि 1 घंटे की होती है, 40 मिनट की होती है। मैं तो एक टॉपिक लेके चलता हूँ, इतना मुझे आज करवाना है, उसमें चाहे 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे। और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा। बहुत से साथी बोल रहे हैं सर हम कमेंट नहीं करते हैं लेकिन हमारी क्लास देखते हैं। ये अपने इस चैनल की बहुत बड़ी खासियत बताता हूँ आपको कि यहाँ पढ़ने वाले जो है ना, देखो ऑफ सीजन में भी जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं ना, वो हैं सारे सीरियस, वो पढ़ने वाले सारे सीरियस हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप नियमित रह रहे हो, बल्कि आपको खुद की ज़रूरत है कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ो। मैं आपसे यही कहता हूँ कि ईमानदारी से बढ़िया पढ़ते रहो। और आप जो हैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन सबको डाउनलोड करें, और जिनके डाउनलोड नहीं हो रहा है एक बार दूसरे मोबाइल में डाउनलोड करके देखें। मोबाइल में कोई ऐप वगैरह ज़्यादा होंगी तो कोई ऐप डिलीट करें और डाउनलोड करें।
क्योंकि बहुत जल्द टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सर आप कब से कह रहे हो? अरे आप टेंशन मत लो, मुझे जब लग जाएगा मैं एकदम सही टाइम पे कर दूंगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी कल ही होगी, विचार मेरा यही है। कल हम बहुत बढ़िया करें, छायावाद की शुरुआत होने वाली है और छायावाद की शुरुआत कुछ स्पेशल होगी, ये पक्की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।